पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस क्या है, उभयचर है, राइट। तो इनके अंदर भी पेरेंटल केयर हमें बहुत वैरायटीज देखने को मिलती है। और हम बोल सकते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक मैमल्स के अलावा एम्फीबियंस में, फिशेस में इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन एम्फीबियंस में हमें पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से, बहुत वैरायटी में, बहुत विभिन्नता में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस के अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें होते हैं यूरोडियल्स, राइट, जिनमें पूंछ उपस्थित एंड तक होती है, ठीक है, डेवलपमेंट के बाद भी। उसके बाद एन्यूरन्स आते हैं, एपोडर्म्स आते हैं। तो इन सब कैटेगरीज में, सब में पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। और पेरेंटल केयर की अगर हम डेफिनेशन देते हैं, एक प्रॉपर डिफाइन करते हैं, तो क्या होता है ये पेरेंटल केयर, जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो जनक हैं, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को जन्म दिया है, वो उन जंतुओं की, उन शिशुओं की, उन अंडों की तब तक केयर करते हैं जब तक कि वो खुद अपने आप में सर्वाइव ना कर सके, जब तक कि वो इसके लायक नहीं हो जाए कि खुद बाहर के वातावरण में अपने आप को स्थापित कर सके, तब तक वहाँ पर केयर की जाती है। उसी को हम पेरेंटल केयर कहते हैं, राइट। अब जब भी हम एम्फीबियंस की पेरेंटल केयर की बात करते हैं तो यहाँ इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो या तो नेस्ट का निर्माण करके पेरेंटल केयर हो रही है, उसकी एग्जांपल्स अभी हम पढ़ेंगे। और सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें डायरेक्ट पेरेंट जो है, प्रत्यक्ष रूप से पेरेंट ही वहाँ पर केयर करता है, उसमें अलग अलग मेथड्स अपनाता है जिसके द्वारा वो शिशु की केयर कर सके और उससे एनिमी दूर रहे। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेरेंटल केयर के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, हम इजीली बता सकते हैं। और इससे पहले हम डिस्कस भी कर सकते हैं इस चीज़ को फिशेस में, राइट। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पेरेंटल केयर का मेथड होता है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट या शेल्टर्स, देखिए घोंसलों का निर्माण करके, शेल्टर्स का निर्माण करके या फिर नर्सरीज का निर्माण करके वहाँ पर अंडों को, फ्रॉगलेट्स को, शिशुओं को रखा जाता है ताकि वो इजीली वहाँ पर उसकी केयर कर सके, आते जाते या वहीं पे आसपास रहकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके, राइट। जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आता है रेकोफोरस, हाइलोइड्स एंड फाइलोमेड्यूसा, राइट। इन तीनों कैटेगरीज में हम बोलते हैं कि ये ट्री लिविंग फ्रॉग्स होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। और जब ये अपने घोंसले बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, लीव्स और ब्रांचेस पे, जो पत्तियां और झाड़ियां होती हैं ट्रीज से लटकती हुई, उन पे वो क्या करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं और वहीं पे अंडे देते हैं, यहाँ पर लीव्स पे या ब्रांचेस पे, और वहीं पे उन्हें फिर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जहाँ तक हम ट्री फ्रॉग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि ट्री फ्रॉग्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं थोड़े, इतने वयस्क एडल्ट फॉर्म में भी, वयस्क अवस्था में भी उनकी साइज जो है वो छोटी है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे हाइला नेब्यूसा की, तो ये क्या करते हैं, जो ड्राई लीव्स होती, सूखी पत्तियां होती हैं, उसके आसपास उस एरिया में वहाँ पर घोंसला बनाते हैं जहाँ पे वाटर की थोड़ी सी कमी है, लीव्स भी कैसी है, सूखी है। तो इसलिए यहाँ पर हमें लार्वा अवस्था इनमें देखने को नहीं मिलती, लार्वा अवस्था वहाँ पे नहीं होती, सीधे वो मेटामॉर्फाइज, कायांतरित होकर किसमें बदल जाते हैं, वयस्क में बदल जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कायांतरण है, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस यहाँ देखने को मिलता है। वहीं हम बात करते हैं सेंट्रोलेमेला की, तो ये क्या करते हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है, यहाँ हम बाहर की बात नहीं कर रहे, वाटर के अंदर, रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर भी जो प्लांट की लीव्स होती हैं, पादपों की पत्तियां होती हैं, वहाँ पर अपने घोंसले बना के अंडों को वहाँ पे माताएं देती हैं, जो फीमेल्स होगी वहाँ पे जाके ले करेंगी एग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेकोफोरस, मेलाबेरिकस एंड कायरोमेनिस, ठीक है। रेकोफोरस मेलाबेरिकस जो हमारी स्पीशीज है, ये इंडियन स्पीशीज है, ठीक है, इंडिया में पाई जाती है। और इनके अंदर हम देखते हैं कि
ब्रांचेस शाखाएं लटकती रहती हैं उन शाखाओं पर ही ये अंडे दे देते हैं। ठीक है, एग ले उन ब्रांचेस पर, हैंगिंग ब्रांचेस जो होती है, लटकी हुई ब्रांचेस जो होती है उन पे अंडे देते हैं। और जैसे स्फुटन होता है, दैट मीन्स ब्रांचिंग पे तो है ही अंडे, और जैसे हैचिंग होगी, स्फुटन होगा, स्फुटन की क्रिया होगी, तो उस समय पे क्या होता है, उनसे फ्रॉगलेट्स बाहर आते हैं और नीचे गिर जाते हैं। पानी में है तो पानी में नीचे की तरफ गिर जाते हैं और वो अपनी एक प्रॉपर प्लेस पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ स्पीशीज जो होती है राइकोफोरस की, वो गड्ढे बनाकर भी उनमें अंडे देती है। जैसे पिट्स का मतलब है गड्ढे बनाकर अंडे दे देते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है, जैसे खेत जैसे एरिया है जहाँ पर धान उगते हैं, सीरियल्स उगते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी वाटर फिल्ड होता है, मडी एरिया होता है, ठीक है, जल वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, गड्ढे बना लेते हैं अलग अलग जगह पर, और उन गड्ढों के अंदर क्या करते हैं, एग्स ले कर देती हैं फीमेल्स, ठीक है, अंडे दे देती हैं। एक चीज़ और जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी देखने को मिलती है राइकोफोरस की ही दूसरी स्पीशीज में, कि यहाँ पर गड्ढों के अंदर जब ये अंडे देते हैं तो कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जो झागनुमा आकृति या झाग जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। और वो झाग कैसे रिलीज करती है, उनका जो क्लोका होता है, अवस्कर भाग होता है, उसे बार बार वो जमीन से पटकती हैं, हिलाती हैं, वाइब्रेट करती हैं, और उसके कारण वहाँ पे क्लोका भाग से झाग का निर्माण होता है, और वो झाग को पूरा गड्ढा उसी झाग से भर देती है। ठीक है, वो झाग एक तरह से स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि अंडों को वहाँ तक सीमित रख सकता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जैसा आकृति देखने को वहाँ मिलती है। तो इस तरह से भी राइकोफोरस की कुछ स्पीशीज जो होती है वो वहाँ पर झाग नुमा आकृति में अंडे देती हैं और वहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखती हैं उनको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पीशीज की, हेलबेंडर। हेलबेंडर स्पीशीज जो होती हैं वो कहाँ देती है, रिवर के बिल्कुल नीचे जो सतह होती है, रिवर बॉटम में जो सतह होती है वहाँ पर अपने एग्स ले करती है और वहाँ पर ही घोंसले का निर्माण या नेस्ट का निर्माण करती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की जो है हाइला फेबर, ये हाइला फेबर की जो वेराइटी है ये कहाँ अंडे देती है, शैलो वाटर में, जो छिछले, जहाँ पर बहुत कम मात्रा में वाटर पाया जाता है, छिछले सतह जो होते हैं वहाँ पर देती है, और वहाँ पर भी कीचड़ के अंदर अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि अंडे बहकर कहीं और ना जा सके। भाई बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा पानी का तो हो सकता है अंडे बहकर चले जाए, तो इसलिए कीचड़ में वहाँ पर देती हैं। और जो उनके घोंसले होते हैं उनका साइज कुछ ऐसा होता है, 30 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर होता है, और जो गहराई होती है वो 5 से 6 फुट तक होती है। एक ज्वालामुखी जैसा होता है, वैसी संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं यहाँ पर हाइला रेजिन फिक्स्ट्रस की, तो ये क्या करते हैं, पानी के नीचे अंडे देते हैं, और ट्री एरिया में भी कुछ जो क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि कुछ खोखली संरचनाएं होती हैं ट्री में, ठीक है, पेड़ों में हो सकती है, वहाँ पे कुछ क्रैक्स हों तो वहाँ पर भी जाकर अंडे दे सकते हैं। और वहाँ पर क्योंकि पानी के अंदर है वो संरचना, तो वहाँ पर पानी भरा हुआ रहेगा, तो पानी के अंदर इजीली वहाँ पर अंडे दिए जा सकते हैं, जिससे डेसिकेशन की प्रॉब्लम ना हो, मीन्स निर्जलीकरण ना हो, अंडे मॉइस्ट नम अवस्था में रहें और इजीली वहाँ पर उनका परिवर्तन डेवलपमेंट हो सके। राइट, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे एरियाज में अगर ये अंडे देते हैं तो ये अपने शत्रुओं से भी प्रोटेक्ट होकर रहते हैं, इनके एनिमीज भी इनको इजीली देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि वहाँ गहराई के अंदर वहाँ अंडे दिए गए हैं। राइट, राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीनोपल्स एंड हाइलोड्स की। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो अंडे दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनके जस्ट नीचे की तरफ दिए जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ हम कैसी स्थिति देखते हैं कि वहाँ पर अंडों में योग की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अच्छी खासी मात्रा होती है, लेकिन इनके अंदर गिल्स अनुपस्थित होते हैं, गिल्स की उपस्थिति नहीं देखी जाती, क्लोब्स अनुपस्थित है।
और क्लो अनुपस्थित है तो वो रेस्पिरेशन कहाँ से करेंगे, इसलिए उनका जो टेल भाग होता है वहां पर रेस्पिरेशन की क्रिया देखी जाती है। टेल भाग बहुत संवहनी होती है, बहुत कंडक्टिंग होती है, वहां पर बहुत सारी वेसल्स उपस्थित होती हैं कुछ भाग पर, और वो वहां से रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन वहीं से होता है। वहीं हम ट्राइटन एंड एंटोडर की बात करें तो ये भी पत्थरों के नीचे ही अंडे देते हैं, वहीं पे घोंसले बनाकर अंडे दिए जाते हैं। तो ये स्पीशीज इसी से रिलेटेड है और इन दोनों का जो घोंसले बनाने का नेस्ट बिल्डिंग का जो प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस। ये स्पीशीज कहाँ अंडे देती है, पिट बनाकर एक गड्ढेनुमा आकृति अलग अलग जगह पर बनाकर वहाँ अंडे दिए जाते हैं और वहाँ पे ही झाग का निर्माण भी किया जाता है। झाग मीन्स फोमनुमा आकृति जो होती है उसको निर्मित किया जाता है। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि झाग का निर्माण कैसे होता है, अवस्कर भाग से क्लोका भाग से होता है। तो उस पिट को पूरा झाग से भर दिया जाता है, फोम से भर दिया जाता है। और फिर जब क्या होता है, बारिश आती है, ठीक है, रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, जो नेस्ट होता है, उनका घोंसला होता है, वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है और फिर वहां से हैच होके अंडे जो है स्फुटन करके, हैचिंग करके वहां से बाहर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो वहां से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें यूरेकोफोरस श्लैगली में, तो ये स्पीशीज जापान की है, जापान की स्पीशीज है, नाम से यहाँ तुम देखो श्लैगली, ठीक है, कुछ अलग नेम है, हटके नेम है। और ये वाली जो स्पीशीज है इसमें हमेशा जो फ्रॉग्स होते हैं वो पेयर बनाकर रहते हैं, मेल्स और फीमेल्स एक साथ पेयरिंग करते हैं, अंडे देते हैं, कहाँ, बरों में, ठीक है, बिल बनाते हैं, वहां पर बिल के अंदर अंडे देते हैं किसी कोस्ट के पास, ठीक है, रिवर कोस्ट है, सी कोस्ट है, तो वहां पे पास में बिल बनाते हैं। फिर उन बिल को कई बार झाग से, फोम से भरते हैं, झाग उसमें रिलीज करते हैं और नीचे की तरफ साथ में जैसे अंडे देती है उसी के साथ साथ उनकी केयर भी करते रहते हैं, उनका देखभाल भी करते हैं और साथ में नीचे की तरफ टनल या सुरंगनुमा आकृति भी बनाने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही अंडे यहाँ से हैच होंगे, इनसे टेडपोल निकलेंगे, तो वो टेडपोल इन टनल्स के द्वारा निकल के बाहर की तरफ, रिवर की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। तो इस तरह से इनमें क्रिया देखी जाती है। वही हम बात करते हैं फाइनिलेक्सस बिरोई की, तो इसमें हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल बेलन आकार जिलेटिनुमी सैक जो होते हैं, कोश होते हैं, उनके अंदर अंडों को दिया जाता है। और वो कोश हम बोल सकते हैं कि माउंटेन एरियाज में, क्योंकि वाटर जैसे जैसे फ्लो करता रहेगा तो माउंटेन एरियाज से, पर्वतों से नीचे आते आते कहीं बीच में रुक जाते हैं। और इन कोश के अंदर ही परिवर्तन, डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कोई टेडपोल स्टेज नहीं देखने को मिलती बीच में, डायरेक्ट एडल्ट वयस्क में परिवर्तित होते हैं और इजीली यहाँ पर प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ये नेस्ट इनका जिलेटिनस सैक जो होते हैं, कोश जो होते हैं, ये नेस्ट की तरह, घोंसलों की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके और भी एग्जाम्पल्स की। इसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं एम्फीबिया में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे हम सैलेमेंड्रेला की। सैलेमेंड्रेला में भी हम देखते हैं कि जिलेटिन सैक जो होते हैं उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राना क्लैमिटेंस की। ये एरिया प्रोटेक्शन करते हैं और फिर पेरिटल केयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंटोफ्राइन की, जिसकी स्पीशीज को हम बोलते हैं रोबस्टा। और इसके अंदर हम देखते हैं कि 17 एग्स
जिलेटिन कोश जो है उनका निर्माण करती है और उन कोश को स्रावित करती है और उन्हीं कोश के अंदर फिर 50 से 50 से 60 अंडे रखे जा सकते हैं। तो ये अपने ही शरीर से एक संरचना, एक स्ट्रक्चर को बना रही हैं और उसी के अंदर एग्स को प्लेस करती हैं जिससे वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऐसे हम राना क्लामेटिन्स में लिखेंगे कि यहाँ क्षेत्र रक्षण लिखा जाता है, एरिया को प्रोटेक्शन दिया जाता है इन स्पीशीज के द्वारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, मोस्टली एग्स ले करके आसपास घूमते हैं और पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी इंट्रूडर्स होते हैं, कुछ इंट्रूडर्स भी होते हैं जो इनके दुश्मन होंगे, इनके एरिया में आ सकते हैं, उनसे दूर रखते हैं और अगर वो आ जाते हैं तो उन पे इजीली अटैक भी कर देते हैं। कि पेरेंट का कार्य ये होता है वहाँ पे कि अपने बच्चे को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना, तो इंट्रूडर्स से बचा के रखते हैं उस एरिया को और केयर करते हैं। वहीं हम बात करें मेट्रोफ्राइन रोबस्टा की, तो यहाँ पे भी एक सैक के अंदर, एक कोश के अंदर मेल्स के द्वारा 17 एग्स रखे जाते हैं और उन सैक्स के अंदर, कोशों के अंदर वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बचे हुए रहते हैं, सेफ फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें नेस्ट या शेल्टर्स या फिर हम बोल सकते हैं नर्सरीज के द्वारा बेबीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे लीफ के ऊपर हमने बात की थी कि लीफ के ऊपर एग्स दिए जाते हैं, अभी पढ़ा था इसका एग्जांपल हमने। इस तरह से यहाँ पर लीफ के ऊपर एग दिए जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉग जो होगा वो प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पर पेरेंटल केयर करने के लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मान के चल रहे हम यहाँ पर एग्स हैं और ये पेरेंटल केयर के लिए के आसपास ही उपस्थित है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें किसी मंडुमा आकृति की, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ गड्ढे बना कर इस तरह से रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे पिट्स बना देते हैं और उनमें ही अंडे देते हैं। हम बोल सकते हैं कि फार्मिंग फील्ड है जहाँ पर पिट्स के अंदर, जैसे आप बोलेंगे पिट, ये मल्टी एरिया जहाँ पर वाटर एकत्रित है, जल जो है वो ज्यादा मात्रा में एकत्रित है। ठीक है, इसी के साथ ट्रीज की ब्रांचेस पे भी एग्स जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं और इन पे कहीं सेफ जगह पे एग्स की मात्रा देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से एग्स यहाँ पर प्लेस हो सकते हैं और यहाँ पर उनके जो वयस्क होंगे वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, तो ये इस तरह से नेस्ट का निर्माण होता है। सेकेंड मेथड देखेंगे हम, डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली केयर कर रहे हैं। और इस डायरेक्ट केयर में हम विभिन्न मेथड्स को स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पर डायरेक्ट पेरेंट्स जो हैं वो केयर कर रहा है ऑफस्प्रिंग की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड हम मान के चलते हैं ब्रूड पाउचेस। ठीक है, केयर या ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस, जिसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हम मान के चलेंगे राइनोडर्मा डार्विनी,
फ्रॉगलेट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम मान के चलेंगे हाइलैम्ब्रेट्स रेडिसेप्स को, और ये क्या करते हैं, माउथ में रखते हैं। थर्ड हम मान के चलेंगे हमारे रियोबैट्रिकस साइलस को, जो क्या ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट पेरेंटल केयर का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मेथड है कि ऑर्गन्स एज रूट पाउचेस की तरह वहां पर अंग उपस्थित है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं राइनोडर्मा डार्विनिका। ठीक है, इनमें हम क्या देखते हैं कि इनके जो बैक पोर्शन है, पीठ वाला भाग है, वहां पर ऐसे रूट पाउचेस उपस्थित रहते हैं और वहां पर ही फ्रॉगलेट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। और इनके रूट पाउचेस में फ्रॉगलेट्स क्या है, फ्रॉग की छोटी अवस्था, तो यहाँ लार्वा अवस्था नहीं दिख रही, सिर्फ फ्रॉग की छोटी अवस्था फ्रॉगलेट देखने को मिलती है, जो इनके रूट पाउचेस में ही बड़ी होती है और वहां पर इनके साथ साथ चलती है। सेकेंडली हम बात करते हैं हाइलैम्ब्रेट्स रेडिसेप्स की। ये क्या करते हैं, एग्स को अपने माउथ में रख के चलते हैं और वहीं से ही फिर फ्रॉगलेट का निर्माण होता है और फ्रॉगलेट बाहर की तरफ माउथ से आ जाता है। वहीं हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, रियोबैट्रिकस सिलस। इसके अंदर हम देखते हैं कि वो स्टमक के अंदर एग्स को लेकर चलते हैं, आमाशय के अंदर एग्स को लेकर चलते हैं, और जब एग्स का स्फुटन होता है, हैचिंग होती है, तो ये माउथ के द्वारा फ्रॉगलेट्स जो होते हैं वो बाहर छोड़ दिए जाते हैं, बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, अपने आप बाहर आ जाते हैं। अब इनके अंदर हम बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन का ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि स्टमक के अंदर ही इंक्यूबेशन और डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको हमें कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन का एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हम बोल सकते हैं रियोबैट्रिकस साइलस की जो स्पीशीज होंगी उनके अंदर हमें इस तरह का डेवलपमेंट परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन मार्सुपियम। ठीक है, मार्सुपियम में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लेकर चलेंगे हमारे गैस्ट्रोथीका का, सेकेंड एग्जांपल हम लेके चलेंगे हाइड्रोगोएडी का, और थर्ड एग्जांपल हम लेके चलेंगे नोटोट्रीमा का, राइट, और फोर्थ एग्जांपल हम लेकर चलेंगे पाइपा डॉर्सीचेरा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये संरचनाएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जब हम गैस्ट्रोथीका की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्सुपियम में हमें कोई ओपनिंग नहीं दिखती, चारों तरफ से ये हमें बंद दिखते हैं। लेकिन जो मार्सुपियम में डेवलपमेंट है, परिवर्तन है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ कोश बनाकर, पीछे की तरफ कुछ कोश बनाकर, कुछ सैक बनाकर, कुछ पाउच जैसी संरचनाएं बनाकर यहाँ पर अंडों को रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की हाइड्रोगोएडी की, तो यहाँ पर जो पाउचेस होते हैं वो ओपन रहते हैं, राइट, ओपन पाउचेस यहाँ पर रहते हैं और उन ओपन पाउचेस में फ्रॉग्स जो हैं वो डेवलप होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फ्रॉगलेट्स में डेवलप होंगे, वहाँ से बाहर ऑटोमेटिकली पाउचेस के द्वारा आ जाते हैं। यहाँ पर हम नोटोट्रीमा की स्पीशीज में देखते हैं कि जो पाउचेस होते हैं वो बंद प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, और मार्सुपियम के अंदर, क्योंकि ये सारे क्या है, मार्सुपियल फ्रॉग्स है, तो इनके अंदर पाउचेस के अंदर ही परिवर्तन होता है और डेवलप होकर ये बाद में माउथ के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाते हैं फ्रॉगलेट के फॉर्म। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं
पाइपा डॉर्सिजेरा। ये स्पीशीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी दिखती है कि यहाँ पर पिट्स जैसी संरचना बनाकर उन पिट्स में जो एग्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं, और प्लेस किसके द्वारा किए जाते हैं? मेल्स के द्वारा। जो मेल होंगे वो प्लेस करेंगे फीमेल के बैक पे, एग्स को रखकर अंदर की तरफ धंसाने की कोशिश करते हैं, अंदर की तरफ एम्बेडेड करने की कोशिश करते हैं। और उसी के कारण वहां पर क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पे उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो बिल्कुल कोमल हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वेस्क्यूलर हो जाती है, संवहनी हो जाती है, तो इजीली वो अंदर धंस जाते हैं पिट्स नुमा आकृति बनाकर एग। फिर उनका परिवर्तन वहीं पर होता है, कैप्सूल नुमा आकृति में वो रहते हैं और वहीं पर परिवर्तन करते हैं। इनके अंदर योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो योग के द्वारा ये डेवलप हो जाते हैं, और फिर जैसे ही डेवलप होंगे तो बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। एक और चीज जो देखने को मिलती है कि टेल भाग जो होती है वो बहुत संवहनी होती है, लीफ नुमा आकृति में उपस्थित रहती है कि टेल, क्योंकि बहुत वेस्क्यूलर होती है, और रेस्पिरेशन की जो क्रिया होगी वो पूरी यहीं से ही होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया यहीं से ही होती है, इनमें गिल्स उपस्थित नहीं होते, क्लोम की अनुपस्थिति पाई जाती है। पाइपा डॉर्सिजेरा स्पीशीज में हम देखते हैं कि 80 एग्स तक इनके अंदर रहते हैं और टोड्स के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडल्ट नहीं, टोड के रूप में ये बाहर निकल रहे हैं। यहाँ हमें कोई लार्वा अवस्था नहीं देखने को मिल रही, न उनमें हमें बाद में देखने को मिलता है कि टेल्स भी उपस्थित रहते हैं। तो ये था डेवलपमेंट इन मार्सुपियम, किस तरह से मार्सुपियम के अंदर ये डेवलप हो रही है। कुछ में हम ये भी देखते हैं कि टेडपोल्स बैक के अंदर बैक पे उपस्थित रहते हैं टेडपोल फॉर्म में, और उन्हीं के साथ वयस्क के साथ ही कैरी करते हैं अपने आप। ठीक, अब पाइपा डॉर्सिजेरा की स्पीशीज अभी हम देखेंगे कि किस तरह से वो उपस्थित है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे बॉडी अटैचमेंट। ये बॉडी के साथ कैसे अटैचमेंट देखा जाता है, राइट, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम मान के चलते हैं डेस्मोनेथस में। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम मान के चलेंगे रैकोफोरस में। रैकोफोरस की स्पीशीज बहुत कॉमन है और बहुत वैरायटी में इसमें हमें देखने को मिलती है, रेटिक्युलैरिस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे एलाइट्स में, जो कि है एलाइट्स ऑब्स्टे। राइट, इस तरह से बॉडी अटैचमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलग अलग फ्रॉग की स्पीशीज। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं डेस्मोनेथस फास्कस में। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इनका जो नेक पार्ट होता है, ग्रीवा भाग होता है, वहां पर ये अपने नेक के आसपास एग्स को कैरी करते हैं। एक बिल्कुल फूल जाती है इनकी नेक, और यहाँ पर एग्स अरेंज रहते हैं, और फिर ऐसे ही ये मूव करते हैं। जहाँ पे भी इन्हें जाना होगा, माइग्रेशन करना होगा, तो ऐसे ही नेक पे एग को कैरी करके आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नेक पे कैरी किए जाते हैं एग्स। वही अगर हम बात करें रैकोफोरस रेटिक्युलैरिस की, तो यहाँ पर स्टमक भाग पर एग्स को कैरी किया जाता है। ठीक है, स्टमक भाग जो होता है वहाँ पर एग्स कैरी किए जाते हैं, और इसी रूप में वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ से फ्रॉगलेट्स बच जाएंगे, और फ्रॉगलेट्स बाहर रिवर में आ जाएंगे। वहाँ से एलाइट्स ऑब्स्टेराई में हम देखते हैं कि जो हिंड लिम्ब्स हैं, जो वहाँ पर हिंड लिम्ब्स उपस्थित होते हैं, पीछे वाले जो लेग्स उपस्थित होते हैं, उन हिंड लिम्ब्स पे एग्स कैरी करते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि जब अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा शत्रुओं से। ठीक है, तो ये एक नेक पे है, एक स्टमक पे है, और एक हिंड लिम्ब्स पे लेकर जाते हैं, जिसे एलाइट्स ऑब्स्टेराई स्पीशीज कहते हैं। एलाइट स्पीशीज बहुत
इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, इसमें बहुत हमें वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग जगह पर बॉडी के पार्ट्स पे, बैक पे, लेग पे, बहुत अलग अलग जगह पर ये कैरी करते हैं एग्स, राइट। फोर्थ स्पीशीज, फोर्थ पार्ट की हम अगर बात करते हैं तो पहले तो था बॉडी अटैचमेंट और अब है वीवी पैरेट। ठीक है, वीवी पैरेट्स भी हम फ्रॉग्स को देखते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम मान के चलते हैं जियोट्रिपेटिस। जियोट्रिपेटिस वैरायटीज में वीवी वैरायटी में बेस्ट है। लेकिन एक और चीज हम पढ़ते हैं ओवोवीवी पैरेट। ठीक है, ओवी पैरेट्स का मतलब तो ये हुआ कि वो एग्स लेकर, लेकिन ओवोवीवी पैरेट में स्पीशीज यहाँ हमें देखने को मिलती है और इस स्पीशीज में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अंडवाहिनी होती है, राइट, ओविडक्ट होती है, उसके वहीं पर एग को रोक लिया जाता है और वहीं पे फिर डेवलपमेंट परिवर्धन होता है और परिवर्धन के बाद वहीं से हमें फ्रॉगलेट या फ्रॉग जो है एडल्ट फॉर्म में बाहर रिलीज होता हुआ दिखता है। जैसे हम बोलते हैं ओवोवीवी पैरेट, पहले एग है, एग को वहीं रोक लिया गया, उसमें योग की मात्रा अत्यधिक होती है और फिर वहां से बाहर की तरफ उसे लाया जाता है। वहीं अगर हम वीवी पैरेट की बात करें तो इसका एग्जांपल जियोट्रिपेट्स है और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ओविडक्ट्स हैं, ठीक है, जो अंडवाहिनियां हैं, वहां पे यूटेरस भी उपस्थित रहता है और उस यूटेरस के वहीं पे ही इनका परिवर्तन होता है, एक एडल्ट फॉर्म में बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, परिवर्तन पूरा कैसा होगा, प्लेसेंटा का भी निर्माण होगा, अपरा जो होता है उसका भी निर्माण होगा और वहीं यूटेरस में यूटेरस मिल्क उपस्थित रहता है। उस यूटेरस मिल्क से ये क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना इनका जो भी न्यूट्रिशन होगा वो इसी के द्वारा वो ग्रहण करते हैं, यूटेरस मिल्क। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वेसल्स उपस्थित रहती हैं। ठीक है, उन वेसल्स के द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया होती है और क्योंकि वेसल्स बहुत ज़्यादा वेस्क्यूलर होती हैं, बहुत ज़्यादा संवहनी होती हैं, तो इजीली यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जो होता है, आदान प्रदान जो होता है वो इजीली वहाँ पर इसके कारण होगा। तो ये जियोट्रिपेट्स एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है वीवी पैरेट जो हमें ऑर्गेनिजम्स पे देखने को मिलता है। अब हम एक चीज देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं किस तरह से। ठीक है, हमने एक तो नेस्ट मेथड पढ़ा और सेकंड पढ़ा डायरेक्ट केयर। डायरेक्ट केयर में 4 मेथड्स हमने पढ़े कि वीवी पैरेटी होती है, डायरेक्ट शिशु को जन्म दे रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ ब्रूड पाउचेस में रखते हैं या फिर किसी बॉडी अटैचमेंट के साथ रखते हैं, बॉडी से अटैच्ड है, या फिर मार्सुपियम की फॉर्म में डेवलप होता है। तो हम एक बार देख लें, अलग अलग स्पीशीज में किस तरह से ये एग्स इनके बैक पे उपस्थित है। ठीक है, एलाइट्स की स्पीशीज है। वहीं अगर हम दूसरी स्पीशीज देखते हैं एलाइट्स की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है
लिम्स पे एग्स अटैच हैं और इस स्पीशीज को हम बोलते हैं एलाइड्स ऑक्सटेराई, ठीक है, जिसमें हिंड लिम्स पर ये एग कैरी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीशीज में ये यहाँ पर पाउचेस के फॉर्म में अंदर एम्बेडेड एग्स को कैरी करते हैं, जिन्हें हम स्किन पाउचेस कहते हैं, ठीक है, स्किन पाउचेस के फॉर्म में भी कैरी करते हैं। राइट, अब कुछ फ्रॉग स्पीशीज में हम देखते हैं कि फ्रॉगलेट के फॉर्म में भी ये कैरी करते हैं। कुछ स्पीशीज में हम क्या देखते हैं छोटे छोटे टेडपोल के वे में कैरी करते हैं, ठीक है। कुछ में हम देखेंगे कि ये अपनी बैक पे पिट्स बनाकर, गड्ढे बनाकर रहते हैं और उनके अंदर एग्स को कैरी करते हैं। इस तरह के पिट्स जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, पिट्स का निर्माण देखने को मिलता है। इसमें एग्स को इजीली यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और स्पीशीज है जो डेस्मोग्नेथस है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इनकी नेक होती है उनके आसपास ये कैरी करते हैं एग्स, ठीक है। नेक भाग पे एग्स को कैरी। वही अगर हम बात करें एक और स्पीशीज देखी थी हमने, पाइपा डॉर्सिजेरा, राइट। इस स्पीशीज में हम क्या देखते हैं
थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये पिट्स तो बनाते हैं लेकिन वो पिट्स भी कैसे हो जाते हैं, कैप्सूल नामक आकृति के अंदर बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तित होकर एक अच्छी खासी लीफ नुमा आकृति में टेल का डेवलपमेंट करता है। तो यहीं से रेस्पिरेशन क्रिया होगी और यहाँ पर जो है योग कोश जो होता है यहाँ पर उपस्थित है, योग साइट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल नुमा आकृति हो गई। यहाँ पर वेसल्स जो होती हैं वो हमें बहुत ज्यादा डेवलप दिखेगी। वेस्क्यूलर पार्ट दिखेगा, वेस्क्यूलर्स एंड डेवलप्ड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि कोमल हो जाती है स्किन तो वहां पर बहुत सारी वेसल्स का निर्माण हो जाता है और इन वेसल्स के थ्रू ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है और नीचे की तरफ यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह उपस्थित रहेगी, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये सब यहाँ नीचे उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से इनकी लीफ जो आकृति हो जाती है टेल की, जिसके द्वारा ही रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो ये चीज हमें पाइपर डॉक्सिजेरा में देखने को मिलती है कि पिट्स रूपा, पिट्स के अंदर ये पिट था, एक गड्ढा था, उसके अंदर इनका डेवलपमेंट हो रहा है एग का और उस एग के अंदर योग उपस्थित था, इसलिए यहाँ पर योग से ये अटैच है और यहाँ से पोषण या न्यूट्रिशन को लेते। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट एम्फीबियन केयर हम पेरेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से पेरेंटल केयर एम्फीबिया में होती है।